रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। इसमें सबसे पहले कौन सा आदमी आता है? इंडियन सिटीज़न जो कि इंडिया छोड़ के गया है। किस कारण से गया है? क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर के लिए इंडिया में रहता है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। सेकंड आता है अपना इंडियन सिटीज़न जो इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है जो आउटसाइड रह रहा है, वो विजिट करता है इंडिया में, एंड उसका इंडियन इनकम जो है या तो ग्रेटर देन 15 लाख है या फिर लेस देन इक्वल टू 15 लाख है। कोई इंडियन सिटीज़न है या ओरिजिन ऑफ इंडिया वाला बंदा है, विजिट कर रहा है इंडिया, उसका इंडियन इनकम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर देखेंगे हम लोग, करंट प्रीवियस ईयर में देखेंगे, वो ग्रेटर देन अगर 15 लाख है या फिर लेस देन इक्वल टू 15 लाख है। ग्रेटर देन 15 लाख हुआ तब उसका करंट ईयर में अपने पीरियड देखेंगे, स्टे इन इंडिया देखेंगे। करंट ईयर में स्टे इन इंडिया अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 182 डेज हो जाता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। मतलब कौन सा पर्सन हो रहा है? आउटसाइड रहता है, विजिट किया इंडिया को, इंडिया में इनकम जो है उसका ग्रेटर दैन 15 लाख है करंट प्रीवियस ईयर में, और उसका स्टे इन इंडिया ग्रेटर दैन 182 डेज है, तो वो मेरा रेसिडेंट बन जाएगा। अगर लेस देन 15 लाख है तो भी उसका करंट ईयर में स्टे इन इंडिया अगर ग्रेटर देन 182 डेज है, ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज है, तो वो अपना रेसिडेंट बन जाएगा। अब एक केस आता है जो इंडियन सिटीज़न है या फिर इंडियन ओरिजिन का बंदा है, आउटसाइड इंडिया रहता है, विजिट कर रहा है इंडिया में, एंड उसका इंडियन इनकम इन द करंट प्रीवियस ईयर ग्रेटर देन 15 लाख है, 15 लाख से ऊपर है, बट वो रहा 182 डेज से कम है, बट ग्रेटर दैन इक्वल टू 120 डेज। तब हम लोग देखेंगे उसका प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स में वो कितना दिन रहा है। अगर प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स में वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रह गया तो फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये एक तो अमेंडमेंट था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बाकी जो भी बच जाते जो इंडियन शिप के मेंबर नहीं है, इंडियन क्रू ऑफ इंडियन शिप का नहीं है, जो आउटसाइड गया इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गया वो नहीं है, या फिर कोई बाहर रहता है इंडियन सिटीज़न जो इंडिया में आया है, उनके अलावा जो नॉर्मल लोग रह जाते हैं उनके लिए रेसिडेंटशिप के लिए क्या अपना क्राइटेरिया है? करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रह गए तो वो लोग रेसिडेंट बन जाएंगे। अदर दैन दैट अगर करंट ईयर में ग्रेटर देन 60 डेज भी रह गए हैं तो हम लोग लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स का देखेंगे, अगर 365 डेज या उससे ज़्यादा का रह गया तो फिर उसको रेसिडेंट मान लेंगे। अच्छा देखो, अब इसमें जो अपने इंडियन इनकम का बात की थी 15 लाख के लिए, उसमें वो जो 9(1) में सेक्शन 9 में जो भी इंडियन इनकम मानते हैं, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वो वाला भी हम लोग इंडिया में ही मानेंगे, वो मतलब इंक्लूड करेंगे इंडियन इनकम। अब आते हैं सेक्शन 6(1)(a). ये बेसिकली इस बार का सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। फ्रांस एक्ट 2020 से आया है, एंटी अब्यूज़ प्रोविजन है फॉर अवॉइडिंग द डबल नॉन टैक्सेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको इंडिविजुअल पे ही लगता है, ठीक है ना, जो इंडियन सिटीज़न रहा है, इंडियन सिटीज़न एंड इंडिविजुअल हु इज़ एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है, उसका टोटल इनकम होता है अदर देन द फॉरेन सोर्सेज इनकम वाला ग्रेटर देन 15 लाख हो गया, उसको हम लोग इंडियन रेसिडेंट मान लेंगे इफ़ ही इज़ नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी टेरिटरी। वो कहीं कहाँ रहता है उससे कोई भी मैटर नहीं करता है, उसका इनकम आया है ग्रेटर देन 15 लाख इंडियन इनकम आया है, और वो कोई भी टैक्स टेरिटरी में टैक्सेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कोई टैक्स हेवन में रह रहा हो, या कोई ऐसा ट्रीटी है कोई टैक्स हेवन से कि वहाँ रहता है और यहाँ पे इनकम कमाता है तो अपना कहीं पे भी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ होता है। तो उस केस में क्या होगा, उसको इंडिया में हम लोग डीम कर लेंगे और उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, लेकिन वो बंदा को क्या कर लेंगे, इंडिया में रेसिडेंट डीम कर लेंगे, तो उसका इनकम वो वाला टैक्स हो जाएगा इंडिया में, एंड उसको रेसिडेंट ट्रीट करने के बाद, लेकिन उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही नहीं मान सकते हम लोग, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही मानेंगे उसको, ठीक है। ये हुआ मेरा सेक्शन 6(1)(a) रीसेंट अमेंडमेंट। फिर आता है सेक्शन 6(6). इसमें बताता है नॉर्मली कि हमारा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, जब अपना 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा। रेसिडेंट का तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया, ऊपर जो पढ़े थे 6(1) में, 6(1)(a) में। अच्छा 6(1)(a) तो मेरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बन सकता है, 6(1) में जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हुआ। अब 6(6) बताते हैं मेरा क्या, कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, जब 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल या 2 से ज़्यादा साल में वो अपना रेसिडेंट था, एंड इन द लास्ट 7 ईयर्स वो 730 डेज या फिर उससे ज़्यादा रहा है इंडिया में, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 6(3), रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो वो इंडियन कंपनी मान ली जाएगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का सर्टन क्राइटेरियाज है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर जो CBDT ने इशू किया था, उसके बेसिस पे हम लोग पता करते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया। इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का सर्कुलर एप्लीकेबल खाली बड़ी कंपनियों को लगेगा जिसका ग्रॉस टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर is exceeding greater than rupees 50 crore. Gross turnover in the current financial year is greater than 50 crore. हम इसमें सबसे मेन पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आता है,
मान लिया जाएगा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ABOI टेस्ट होता है तो ABOI एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब मानेंगे, जब अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया तो मतलब POEM आउटसाइड इंडिया मान लेंगे। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब मानते हैं, जब वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या 5 कंडीशन है, उसका पैसिव इनकम इज लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल इनकम, पैसिव इनकम कहीं पे भी कमाया हो, लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल इनकम कहीं पे भी कमाया हो, ठीक है। पैसिव इनकम में क्या क्या आता है, 2 तरह का इनकम आता है, परचेज एंड सेल टू एंड फ्रॉम द एसोसिएट एंटरप्राइजेस, रॉयल्टी, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट, रेंट एसोसिएट से हो चाहे कहीं से भी हो। मतलब देखो पैसिव इनकम में पहला वाला पॉइंट था क्या, जो परचेज एंड सेल दोनों चीज़ अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से ही हो रहा, कोई एक एसोसिएट एंटर नहीं, कोई दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं, किसी भी 2-3 एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ भी हो सकता है, ठीक है। एंड रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट इनकम एंड रेंटल इनकम्स, ये सारे कहीं से भी हो सकते हैं, एसोसिएट से हो चाहे नॉन एसोसिएट। तो पहला पॉइंट था अपना पैसिव इनकम लेस देन इक्वल टू टोटल इनकम 50% ऑफ द टोटल इनकम। सेकंड पॉइंट आता है अपना, देखो ये 5 कंडीशन है, 5 सेटिस्फाई होगा तभी ABOI टेस्ट पास होता है। तो पहला कंडीशन हो गया पैसिव इनकम, सेकंड कंडीशन हो गया अपना एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट, एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एसेट। अब एसेट का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज लेंगे, एंड अगर अदर एसेट्स है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो गया तो अपने वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेंगे। तो अपना एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, वर्ल्ड वाइड एसेट्स लेंगे, ठीक है। ये था सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड वाला क्राइटेरिया हुआ अपना एम्प्लॉय के रिलेटेड, एम्प्लॉय का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रेसिडेंट इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रेसिडेंट इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का साल का एवरेज ले लेंगे, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में अपने इंक्लूड करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स। एक क्वेश्चन था जिसमें कि अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का जो ये वाला जो रेशियो था, ये मेरा लेस देन 50 आ रहा था। फिर कंपनी के पास एक ऑल्टरनेटिव था, या तो सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर कर लो, अपने मतलब एम्प्लॉय कर लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर लो। तो आउटसोर्स करने में कमती हो रहा था, मतलब आउटसोर्स करने के बाद अपने 50 से नीचे ही रह रहा था, एंड अगर हायर कर लेते एम्प्लॉय को तो 50 से ऊपर हो जा रहा था उसका शेयर, इंडियन एम्प्लॉयज़ का शेयर। तो उसकी वजह से वो ABOI फेल कर जा रहा था। तो उसमें अपने को एक ठो वो करना होता है, क्या बोलते हैं, एडवाइस देना पड़ता है कि हम लोग को आउटसोर्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आउटसोर्स में भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन को हम लोग इंक्लूड करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन को कमती नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लग रहा था उस केस में, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है अपना थर्ड पॉइंट अपना ये था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रेसिडेंट इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड जो एम्प्लॉयज़ का नंबर निकालेंगे अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एवरेज लेंगे, एंड उसमें इंक्लूड करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन जो भी अपने एम्प्लॉय किए। अब फोर्थ आया अपना पेरोल एक्सपेंसेस ऑन दीज एम्प्लॉयज़ जो इंडिया में सिचुएटेड है या फिर रेसिडेंट इन इंडिया है इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंस। अब ये 4 जो कंडीशन हुआ है, पहला 4 जो कंडीशन है पैसिव इनकम वाला, एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, एम्प्लॉयज़ रेसिडेंट और सिचुएटेड इन इंडिया, पेरोल एक्सपेंसेस ऑन एम्प्लॉयज़ रेसिडेंट और सिचुएटेड इन इंडिया, इसके लिए टोटल जितने भी फिगर्स अपने लेंगे एवरेज ऑफ द करेंट प्रीवियस ईयर एंड द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब 3 साल का हम लोग एवरेज ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे करंट ईयर का भी हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लिया, जैसे डेप्रिशिएबल एसेट हुआ सपोज करो, डेप्रिशिएबल एसेट्स का करंट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लिया, प्रीवियस ईयर का भी, उसके भी प्रीवियस ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज लिया, तब जाके 3 साल का आएगा। वो 3 साल का भी एवरेज निकाल के हमको कंप्यूट करना पड़ेगा, 50% है कि नहीं वो डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने देखते हैं क्या, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर स्टैंडिंग असाइड, मतलब वो लोग मेजर मैनेजमेंट पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड वो मैनेजमेंट पावर्स होल्डिंग कंपनी के पास है, जो कि होल्डिंग कंपनी या कोई और कंपनी के पास है या पर्सन के पास है जो कि सिचुएटेड इन इंडिया या रेसिडेंट इन इंडिया, तो अपने मान लेंगे POEM इंडिया में है। अब ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल पॉलिसी को मान रहे हैं, तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि वो POEM इंडिया में है कि नहीं। कोई ग्लोबल पॉलिसी है, कोई कंपनी जैसे कि डोमिनोज हो गया, डोमिनोज का ये पॉलिसी है कि सारे स्टाफ को वो करता है प्रोटेक्टिव राइट्स, जो अपने FR में पढ़े थे, प्रोटेक्टिव राइट्स है उसके पास कि वो क्या बोलते हैं, स्टाफ का ड्रेस वगैरह सेम रहेगा, एंड नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एक तरह से क्या प्रोसेस रहेगा वो सब सेम रहेगा। नहीं, उसकी वजह से ये नहीं बोलेंगे कि हमारा इन्फ्लुएंस उस होल्डिंग का है, ठीक है। फिर अपने गार इसमें अप्लाई हो सकता है इस केस में, अपने प्रिंसिपल POEM वाले केस में। नेक्स्ट अपना आता है other than companies engaged in active business outside India, other than companies other than those engaged in active business outside India। सो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो की मैनेजमेंट है, कमर्शियल डिसीजंस लेते हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। एंड देन अपने देखेंगे प्लेस वेयर द डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड। देखो मतलब इसका मतलब हो गया जहाँ डिसीजंस लिया जा रहा है इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द प्लेस वेयर द डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड।
जनरल गाइडिंग फैक्टर्स आ जाते हैं अब इसके लिए अपने। सबसे पहला, जहाँ पे लोकेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड, वो अपने मान लेते हैं कि एक गाइडिंग फैक्टर है, मतलब उस इट इज़ नॉट इन इटसेल्फ सब्सटैंशियल बट इट इज़ अगेन अ गाइडिंग फैक्टर, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं सेकंड अपना गाइडिंग फैक्टर आ गया, अगर कोई डेलीगेट कर दिया अथॉरिटी कोई कमिटी को, तो कमिटी की जहाँ पे बेस्ड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना अथॉरिटी दे दिए कमेटी को, वो कमेटी जहाँ पे भी रहती है उसके मेंबर्स जहाँ रहते हैं उस एरिया को हम लोग मान लेंगे। लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, जहाँ पे हेड ऑफिस खाली अकेले हेड ऑफिस नहीं, हेड ऑफिस के साथ साथ मैनेजमेंट एंड देयर सपोर्ट स्टाफ सब कुछ वहीं पे बेस्ड है, तो जहाँ पे हेड ऑफिस है वो वाला अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे। फिर अपना फोर्थ वाला आया क्या, रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर्स अदर KMP वगैरह। फिर अपना आया सर्कुलर रेजोल्यूशंस, अगर सर्कुलर रेजोल्यूशन से पास होता है कोई डिसीजन तो सर्कुलर रेजोल्यूशन जहाँ पे लिया जा रहा है, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ दीज पर्सन्स विल बी डिटर्मिनेटिव ऑफ POEM, ठीक है। फिर लोकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर्स, मतलब ऐसा कुछ केस है कुछ भी डायरेक्टर्स को कुछ भी मेजर डिसीजन लेने के लिए शेयर होल्डर का अग्रीमेंट चाहिएगा, तो फिर उस केस में शेयर होल्डर ही अल्टीमेटली सब चला रहे हैं इनडायरेक्टली, तो फिर शेयर होल्डर्स जहाँ पे भी मेजरली रहेंगे उस जगह को मानेंगे। अब सर्कुलर में ये है, अदर गाइडिंग फैक्टर्स भी होता है सब्सटैंशियली, उसमें क्या आता है, प्लेस वेयर द मेन एंड सब्सटैंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये सब अपने अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी है, इफ इट इज़ कंप्लीटली ओन्ड बाय इंडिया तो अपने इंडियन कंपनी तो मान लेंगे इंडिया में है उसका POEM। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इंडिया में है तो वो भी एक डिटर्मिनेटिव फैक्टर हो सकता है। सपोर्ट फंक्शंस, अगर इंडिया में से एग्जिस्टेंस उसका खाली सपोर्ट फंक्शंस एंड प्रेपरेटरी एंड ऑक्सिलरी फंक्शंस देना, तो उसको इट इज़ नॉट कंक्लूसिव कि उसका POEM इंडिया में, ठीक है। एग्ज़ाम में POEM के लिए अपने को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सर्कुलर है वो सर्कुलर बोलता है कि कब POEM इन इंडिया नहीं है, तो लेस देन 50%, लेस देन 50%, लेस देन 50% एंड लेस देन इक्वल टू 50%, वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेस देन इक्वल टू कब था अपना पैसिव इनकम के लिए, लेस देन इक्वल टू, बाकी तीन ठो के लिए लेस देन इक्वल टू। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट था, जो अपना मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स है वो हेड आउटसाइड इंडिया अगर होता है तो भी अपने मान लेते हैं POEM आउटसाइड इंडिया, तो 5 ठो जो था उसमें 5वां ये वाला था, ये मिस हो गया था पहले। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 115JH, ये नोटिफाई किया गया था एक नोटिफिकेशन के थ्रू 2018 में। ये क्या बताते हैं, अगर फॉरेन कंपनी अपनी रेसिडेंट तो हो गई, अब उसकी वजह से क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी। देखो, अब वो फॉरेन कंपनी अपनी रेसिडेंट हो गई तो रेसिडेंट का यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगा, उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसका WDV, तो अपने क्या अमाउंट अपने उसका बैलेंस शीट यहाँ पे लेके आएंगे, फॉरेन का जो वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से लाएंगे, चाहे वो फॉरेन का अपने इंडिया के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला आइटम है अपना डेप्रिसिएशन एंड WDV। अगर वो फॉरेन कंपनी फॉरेन टैक्स लॉज में अपने असेसेबल है तो और उसके बाद उसका डेप्रिसिएशन फॉरेन लॉज में अलाउड है, तो अपने डायरेक्ट फॉरेन टैक्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो भी WDV है वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, इंडिया में भी वही WDV मान के आगे बढ़ जाएंगे। अगर मतलब क्या था, अगर वो असेसेबल है फॉरेन टैक्स में एंड उसको डेप्रिसिएशन अलाउड है। अब ऐसा केस है जब वो असेसेबल है फॉरेन टैक्स में बट उसको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तब अपने क्या करेंगे, अपने अज्यूम करेंगे कि उसको डेप्रिसिएशन अलाउड है एंड उसके अकॉर्डिंग उसका WDV निकालेंगे एंड अज्यूम करके वो WDV को ही हम लोग इंडियन टैक्स लॉज में ले लेंगे। ये था कब केस, कौन सा केस, जब फॉरेन टैक्स में वो असेसेबल है कंपनी। अब सेकंड केस में वो फॉरेन टैक्स में असेसेबल है ही नहीं, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो भी वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या वहाँ का जो कंपनीज एक्ट होगा उसके हिसाब से जो भी वैल्यू आ रहा था उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। ये था किसका, डेप्रिसिएशन एंड WDV का। अब नेक्स्ट अपना आता है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब वो कंपनी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जब इंडियन इनकम टैक्स में लेके आएंगे, वो कितना पीरियड के लिए लाएंगे, इंडियन लॉस के हिसाब से 8 साल बाकी है, वहाँ के लॉस के हिसाब से कितना साल है वो मैटर नहीं करता है, खाली जो रिमेनिंग पीरियड रहता है यहाँ पे बैलेंसिंग पीरियड 8 साल का है, तो जितना साल के लिए वो ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया है उतना लेस हो जाएगा, जो बैलेंस पीरियड है बैलेंस पीरियड के लिए यहाँ पे आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो कंपनी फॉरेन टैक्स लॉज में अपनी टैक्स से असेसेबल है तो वहाँ का जो भी टैक्स रिकॉर्ड्स के हिसाब से वैल्यू है वो ले लेंगे, एंड अगर असेसेबल नहीं है फॉरेन टैक्स लॉज में तो अपने जो भी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज लॉ में है वैल्यू, वो वाला वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब इन सब वैल्यूज़ में कोई भी ऐसा चेंज आता है ड्यू टू फॉरेन कोर्ट का जजमेंट या फिर फॉरेन का कोई असेसमेंट का जजमेंट, जो भी वैल्यूज़ में चेंज आएगा वो इंडियन लॉज में भी इनकॉर्पोरेट होगा। अब देखो, जो अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज आ गया, अब कंपनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो इधर ले आई इंडियन टैक्स लॉज में, बोलेगी हम तो रेसिडेंट हो गया है। तो अब क्या होता है, जो जब वो कंपनी नॉन रेसिडेंट थी तो कुछ इनकम्स थे जो उसके टैक्सेबल हो रहे थे इंडिया में, लाइक रॉयल्टी, FTS वगैरह, 115A वाला सेक्शन और वो वाला पूरा बेल्ट। तो अब कंपनी बोलेगी मेरा तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो हमको सेट ऑफ करना अलाउ होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला एक तो प्रोवाइजो लेके आया है। इसमें बताता है कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह है वो खाली उसी इनकम से टैक्स होगी जो कि इनकम इंडियन इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो रही है बिकॉज ऑफ द कंपनी बिकम हैविंग अ POEM इन इंडिया एंड बिकमिंग अ रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब वो जो इनकम वहाँ से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज वहाँ से ला रहा है वो अपनी नॉर्मली जो इनकम टैक्स में उसकी इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स हो रही थी एज ए नॉन रेसिडेंट, उस इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकती, बट खाली उस
इनकम से सेट ऑफ हो सकती है जो कि इंडियन इनकम टैक्स में असेसेबल हो रही है, क्योंकि वो अपना इंडियन रेसिडेंट बना है बिकॉज ऑफ पीओईएम का इफेक्ट। ठीक है, पीओईएम के इफेक्ट से जो भी इनकम उसका टैक्सेबल हो रहा है उससे वो सेट ऑफ कर सकता है जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपना कि अकाउंटिंग ईयर अगर डिफर करता है दोनों का। जैसे क्या हुआ, मेरा फॉरेन जुरिस्डिक्शन में कंपनी है, अब वो कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है सपोज करो मेरा जनवरी से लेकर दिसंबर, और यहाँ पे तो मेरा अप्रैल मार्च वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब क्या होगा, वहाँ का पीओएम, अब जो मेरा पीरियड है जिस साल में उसका पीओएम इंडिया में हुआ है, उस पीरियड के लिए तो मेरे को उसी पीरियड का सेम टू सेम जो इंडिया में है, मतलब सपोज करो मेरा है 1/4/2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, तो वो पीरियड का मेरा पीओएम इंडिया में ही होना चाहिए। इंडिया में है तो उसका पीरियड का हम फाइनेंशियल्स इंडियन मतलब उस फॉरेन सब्सिडियरी का उस पीरियड का फाइनेंशियल्स तो हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा, वो 12 मंथ का पीरियड का। अब क्या होता है, उसके पहले का जो होता है, उसके पहले सपोज करो जनवरी वाला कॉन्सेप्ट, जनवरी दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट में जा रहा था वो फॉरेन कंपनी, तो अपने 3 महीना एक्स्ट्रा बच गया, मतलब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2020 में होता, 31 मार्च 2019 में कंप्लीट होता। तो 1 जनवरी फरवरी मार्च 2020 ये 3 महीना का उसका फाइनेंशियल्स बचा हुआ रहता, तो उसको वो अलग से प्रिपेयर करता। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी जो है, वो कंपनी तो अपना जनवरी टू दिसंबर प्रिपेयर कर रही होगी, बट इस केस में ओनली बिकॉज ऑफ पीओएम इंडिया में हुआ उसको अप्रैल टू मार्च करना पड़ रहा है। तो अगर वो अपना जनवरी टू दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट में चल रही है, तो उसका 3 महीना जो पहले का है ना, वो पहले का 3 महीना उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में ऐड हो जाएगा। जब हम लोग अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस निकालने वाले होंगे, ओपनिंग जो निकालेंगे करंट ईयर में, जिस साल में पीओएम वाला साल में 12 महीना ही रहेगा, बट उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है, अगर हमारा जनवरी टू दिसंबर वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हमारा 3 महीना जो एक्सेस बच गया वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में ऐड हो जाएगा, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 15 महीना का हो जाएगा। एंड अगर जुलाई टू जून अगर कॉन्सेप्ट में चल रहा है, तो प्रीसीडिंग 6 महीना से ज़्यादा हो गया फ़र्क, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 9 मंथ्स का मान लेंगे, मतलब जून लास्ट ईयर का जुलाई से लेके करंट ईयर का मार्च तक। ठीक है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर छोटा हो जाएगा, तो उसी प्रोपोर्शन पे हम लोग जो भी अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है उसको कंसिडर करेंगे ओपनिंग लाने के लिए, जो अपने इधर लेके आएंगे करंट ईयर में, जिस साल में असेसेबल है एज अ रेसिडेंट ड्यू टू पीओएम फॉलिंग इन इंडिया। पीओएम अगर इंडिया में हो गया तो भी उसको DTAA का जो रिलीफ मिलता था वो सब अगर एंटाइटल्ड है तो उसको मिलेगा। अगर कोई फॉरेन कंपनी पीओएम इंडिया में होगी तो इंडिया की तो रेसिडेंट हो गई तो वो बोलेगी हमको रेसिडेंट जैसे टैक्स करो, तो वो नहीं होगा, उसको फॉरेन कंपनी पर जो भी टैक्स रेट्स वगैरह लगेंगे वही उस पर एप्लीकेबल होगा। फिर अपना ट्रांसफ़र, अगर वो कंपनी रेसिडेंट हो गई तो उसका फॉरेन में कोई फॉरेनर होल्ड करता हो शेयर्स, एंड फॉरेनर दूसरे फॉरेनर नॉन रेसिडेंट को उसका शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हो, तो वो तो इंडियन इनकम टैक्स में ट्रांसफर माना ही नहीं जाता, एग्जाम ट्रांसफर माना जाता है सेक्शन 47 में, तो वो अभी भी कंटिन्यूड एग्जाम ट्रांसफर माना जाएगा। अगर कोई TDS का सेक्शन है जो कि स्पेसिफिकली फॉरेन कंपनी में अप्लाई करती हो, जो कि इंडियन वो रेसिडेंट बन गई, तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि रेसिडेंट वाला TDS का सेक्शन उस पर अप्लाई करेगा, उस पर नॉन रेसिडेंट वाला ही TDS का सेक्शन अप्लाई करेगा, यानी 195 ही अप्लाई करेगा।